इस मांगा को मेरे सब्सक्राइबर ने 200% की गारंटी के साथ रिकमेंड किया है कि ये मांगा सबको देखने में मजा आएगा। वैसे मुझे भी यह मांगा पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा लगा। चलो देखते हैं कि आपको पसंद आता है कि नहीं। मांगा की स्टार्टिंग में हम एक मेड को देखते हैं जो कि किसी के लिए खाना लेके जा रही होती है। फिर वे अपने मैजेस्टी के सामने आकर उस खाने को सर्व करते हुए कहती है, मैजेस्टी आपने फिर से खाना नहीं खाया, प्लीज अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, सब लोगों को आपकी काफी ज्यादा टेंशन हो रही है। और वह शख्स एग्नेस एम्पायर का फर्स्ट एम्परर है और वह काफी ध्यान से एक किताब को पढ़ रहा होता है। फिर वह अपना मुंह खोलते हुए कहता है, ये तो काफी ज्यादा बेकार है। फिर जो उसकी मेड होती है वह काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है, क्या क्या मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे माफ करना, मैं आपके लिए गलत ले आई। वह शख्स कहता है कि नहीं, मैं केक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस बुक की बात कर रहा हूँ। इस बुक का नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ द हीरो फ्रॉस्मर। ना जाने इतनी डिस्गस्टिंग बुक मेरे कैसल के अंदर आई कैसे। उसकी मेड उससे पूछती है कि आखिर क्या हो गया मैजेस्टी, जो आप इस बुक को इतना डिस्गस्टिंग कह रहे हो। वह शख्स बताता है कि ये बुक हमारे एग्नेस एम्पायर के 100 साल पहले के भविष्य को दर्शाती है। हर किसी नोवेल की तरह इस नोवेल के अंदर भी कुछ नाइट्स होते हैं जो कि डीमन किंग से फाइट करते हैं, लेकिन एग्नेस एम्पायर बहुत पहले ही गिर चुका है। इधर रहने वाले सभी लोग काफी ज्यादा मतलबी और अंधे हो चुके हैं। उनमें से किसी ने भी नाइट्स की मदद करने के बारे में नहीं सोचा। इसके परिणाम में ऐसा हुआ कि डीमन किंग जीत गया और सारे नाइट्स मारे गए, एकदम कुत्ते की मौत की तरह। इस बुक की डिटेल्स तो मानो काफी ज्यादा अच्छी है, जैसे कि ये बुक कोई भविष्य बताना चाहती है। फिर वह शख्स उस बुक को फेंकते हुए कहता है कि मेरा एग्नेस एम्पायर कभी भी नहीं गिरने वाला। और अब हम देखते हैं कि उसकी हालत सच में बिना कुछ खाए पिए काफी ज्यादा बेकार हो चुकी है। वह थकते हुए कहता है कि ना जाने मैंने इतनी लो क्लास नोवेल के लिए अपनी इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट की, ना जाने मैं कितने दिनों तक इस बुक को ऐसे ही पढ़ता रहा, मुझे अपनी याददाश्त पर गौर करना चाहिए। वह अपनी मेड को समझाता है कि वह अपने खाने पीने का ध्यान रख लेगा, तो इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर उसके ऑर्डर्स पे उसकी मेड चले जाती है। वह वहीं पे बैठा अकेले सोचने लगता है कि डीमंस को छोड़कर सभी लैंड एकजुट हो चुके हैं। वेस्ट से फेरी रियल्म, ईस्ट से फिशमैन और नॉर्थ से लैंड। अब ये सभी लोग हमारे लैंड के अंदर आते हैं और इन सभी का जो रूलर है यानी कि एम्परर है वह और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। और मैं हूँ द ब्लैक स्टार एम्परर। एक ऐसी जगह पे एक बहुत बड़ा युद्ध कैसे हो सकता है जहाँ पे कुछ भी जीता और छोड़ा नहीं जा सकता। शायद मैं फालतू में ही एक घटिया नोवेल के बारे में सोच रहा हूँ। और ये कहकर वह शख्स वहीं पर सो जाता है। अब अगला सीन हम रात का देखते हैं जहाँ पे कोई शख्स अपने पीठ पे किसी को बिठाकर भाग रहा होता है। साथ ही में वह भागते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि सभी नाइट्स और डिफेंस सिस्टम आखिर अपना काम क्यों नहीं कर रहे। ये जगह तो इतनी ज्यादा शांत है कि यहाँ पे दौड़ना भी काफी ज्यादा शर्मनाक है। आखिर क्यों कोई प्रिंस जियोन की रक्षा क्यों नहीं कर रहा। और अब हम देखते हैं कि वह शख्स जो ये बात कह रहा होता है वह एक बूढ़ा आदमी होता है जिसने अपनी पीठ पर किसी शख्स को बिठा रखा होता है और वह किसी से उसकी रक्षा कर रहा होता है। वह फिर अपने मन में कहता है कि भले ही वह सिंहासन की लड़ाई में हार गए, लेकिन अभी भी वह एग्नेस एम्पायर की प्रिंस है। भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मुझे उनकी रक्षा करने का कर्तव्य निभाना होगा। और तभी अचानक से उसके सामने दो लोग आते हैं और वे काफी ज्यादा धारदार वार करते हुए उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वह काफी ज्यादा चालाकी से उन दोनों के अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। फिर दूसरा शख्स भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वह भी अपनी स्वॉर्ड निकाल के उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर तीसरा शख्स आकर उसके ऊपर लात मारता है जिससे वह थोड़ा सा दूर जाता है। और जो लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं वह उससे कहते हैं, तुम बूढ़े आदमी सच में काफी ज्यादा लक्की हो, अगर तुम चाहते तो पीछे के दरवाजे से बच के भाग सकते थे, लेकिन तब भी तुम प्रिंस जियोन की रक्षा कर रहे हो। लेकिन अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अब तुम दोनों ही साथ में मरोगे। वह बूढ़ा नाइट अपनी पीठ से प्रिंस जियोन को उतारते हुए कहता है कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा मैजेस्टी, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम चाहे कितने भी बंदे मुझे मारने के लिए भेज दो, लेकिन मैं मरते दम तक प्रिंस जियोन की रक्षा करूंगा। ये कहने के बाद वे सभी लोग उस बूढ़े आदमी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और वे बूढ़ा आदमी उन सबसे फाइट करते हुए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। और यहाँ पर हमारा प्रिंस जियोन एकदम बेहोश होता है। इस चीज का फायदा उठा के एक शख्स प्रिंस जियोन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और ये चीज वो बूढ़ा आदमी भी देख लेता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि मैजेस्टी जल्दी से उठिए, लेकिन वह प्रिंस जॉन पर अपनी स्वॉर्ड चला देता है। और अब हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड उसने प्रिंस जॉन को मारी होती है वह उसको नहीं लगती। ये देखकर उसका साथी उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम इतना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, जल्दी से काम तमाम करो। लेकिन वह बंदा डर के मारे कांप रहा होता है और कहता है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो, मैं अपने शरीर को नहीं हिला पा रहा। उसके बाद प्रिंस जॉन की भी आंखें खुल जाती है। वह उठकर उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वह बंदा अभी भी डर के मारे कहता है कि साथियों मेरी जल्दी से मदद करो।
और फिर जो उसके साथी होते हैं वे उसकी मदद करने के लिए प्रिंस जॉन को मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन प्रिंस जॉन काफी तेजी के साथ उन लोगों पे अपनी हाथ की मदद से स्लैश लगाते हैं, जिससे वे दोनों की दोनों मर जाते हैं। और ये देखकर वह बूढ़ा नाइट भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या प्रिंस जॉन के पास कोई चमत्कारी शक्ति आ चुकी है? और वहीं पे खड़ा जियोन एक एक करके अपनी पावर की मदद से उन सभी असैसिन्स को मार देता है। और वह अपनी हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हमें उस नोवेल के बारे में बताया जाता है जो कि उस एम्परर ने पढ़ा होता है। कमजोर दिल वाले लोग जो कि किसी चींटी को भी नहीं मार सकते, उनका शरीर इतना ज्यादा कमजोर होता है जो कि खुद को संभाल भी नहीं सकता। वह ऐसा शख्स एग्नोस एम्पायर का एक प्रिंस है जिसके पास कोई भी पावर नहीं है और सिंहासन के लड़ाई के लिए वह हार गया और उसको कैद कर लिया गया। और उस शख्स का नाम है प्रिंस जियोन एग्नेस, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको कैरेक्टर कहना भी काफी ज्यादा शर्मनाक है। वैसे नोवेल के हिसाब से कुछ असैसिन्स ने प्रिंस जियो एग्नेस को घात लगाकर उनका असेस किया और उसको मार डाला। कहानी को अलग रखते हुए जब रियलिटी में जब एक असैसिन प्रिंस जियो एग्नेस को मारने के लिए आता है तो उसको काफी ज्यादा डर लगने लगता है और वह डर के मारे एकदम जम जाता है। और तभी जब मेरी आंखें खुलती है तो इसका एक अलग ही परिणाम निकलता है। मैं उल्टा उन असैसिन्स को ही मार देता हूँ। एक ऐसी पावर जो कि फिजिकल बॉडी के बजाय एक सोल रैदर को ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर ये पावर नहीं होती तो मैं तो कब का कहानी के हिसाब से मर चुका होता। मेरी सारी इंद्रियां अच्छे से काम कर रही है। इसका मतलब यह है कि मैं कोई भी सपना नहीं देख रहा हूँ। यानी कि ये बात सच है कि मैं नोवेल के अंदर आ चुका हूँ। भले ही मैं उस असैसिन के हमले से तो बच चुका हूँ, लेकिन तब भी मेरे पास समय काफी कम है क्योंकि आज से 3 साल बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी। सभी नाइट्स अकेले ही डीमन किंग के साथ फाइट करेंगे और हार जाएंगे और पूरा एम्पायर डीमंस के हमले के कारण हार जाएगा। ये काफी ज्यादा बुरा होने वाला है और मैं ये बात नहीं जानता कि मेरे पास कितना समय बचा है अपनी ओरिजिनल बॉडी पे वापस जाने में। लेकिन तब भी ऐसा होने से पहले मैं इस दुनिया को खत्म होने नहीं दे सकता। मुझे इस नोवेल की कहानी को बदलना होगा। ह्यूमंस और डीमंस के बीच 2 साल बाद लड़ाई होगी। ऐसा होने से पहले मुझे पूरे एम्पायर को फोर्सेस में डिवाइड होने से रोकना होगा, क्योंकि एकजुट रहकर ही हम लोग ज्यादा ताकतवर रहेंगे। लेकिन इस ढीले शरीर के साथ रहकर काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ब्लैक स्टारफॉल बिल्कुल भी इस काम को करने के लिए परफेक्ट नहीं है। एक ऐसा कैरेक्टर होना जिसका साथ कोई भी नहीं देगा काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उसके बाद प्रिंस जियोन अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि तब भी ये फीलिंग काफी ज्यादा मजेदार है। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी ये काम कर रहा है उसके पीछे कोई एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। फिर प्रिंस जॉन एकदम नॉर्मल हो जाता है और कहता है तो चलो उस मास्टरमाइंड को ढूंढा जाए। और उसके पीछे वह बूढ़ा नाइट भी आने लगता है। उसके बाद जियोन एग्जिट गेट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसके सामने 2 नाइट खड़े होते हैं। उनको देखते हुए जियोन अपने मन में कहता है कि मुझ पे किसी असैसिन का जानलेवा हमला हुआ और उन्होंने लगभग मुझे मार ही दिया होता अगर मेरे पास मेरी पावर नहीं होती। इसे देखकर ये पता चलता है कि कैसल के अंदर कुछ लोग हैं जो कि मुझे मार देना चाहते हैं। फिर वहां पे खड़ा जो नाइट है वह प्रिंस जियोन को बाहर जाने से रोकता है। जियोन उससे कहता है कि मुझे बाहर जाना है। नाइट जियोन को बताता है कि बाहर काफी ज्यादा अंधेरा है, आप बाहर से ज्यादा अंदर ही सुरक्षित हो। जियोन उससे कहता है क्या मैं कैसल के अंदर रहकर भी सुरक्षित हूँ? नाइट कहता है कि प्लीज आप यहीं पे रहिए, हमें सख्त ऑर्डर मिले हैं। नाइट की बात सुनकर प्रिंस जियोन उससे कहता है कि तुम्हें ऑर्डर किसने दिए, तुम तो मेरे नाइट हो। उसके बाद प्रिंस जियोन उस पर एक काफी ताकतवर स्लैश लगाता है जिससे उसका आर्मर और उसके अंदर की स्किन भी फट जाती है। प्रिंस जियोन उस नाइट को वहीं पे मार देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया, तुम भला किसके ऑर्डर में काम कर रहे हो। उस नाइट का ये हाल देखकर जो दूसरा नाइट होता है वह अपने आप ही डर के पीछे हट जाता है और जो हमारा जियोन है वह दरवाजे का गेट पकड़कर उसको खोल देता है और उसके सामने एक लाल चांद होता है और उसको देखते हुए कहता है कि ये तो सच में एक नोवेल की दुनिया है। कल रात को जो मुझ पर हमला हुआ था वो हमला किसी के मदद के बिना हो ही नहीं सकता। एक नाइट के मौत की खबर सुनकर सभी नाइट भागते हुए एकजुट हो जाते हैं। जियोन अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि फैडो को छोड़कर मुझे कैसल के अंदर सब पे नजर रखना होगा। उसके बाद जो नाइट्स एकजुट हुए होते हैं वह जियोन को पीछे से आवाज लगाते हैं कि योर हाइनेस ये आपने क्या कर दिया, आपने अपने रक्षक को नाइट को कैसे मार दिया। जियोन पीछे मुड़कर उनसे कहता है कि मैंने रॉयल ब्लड को धोखा देने वाले शख्स को एक फांसी की सजा दी है। और धोखे की बात सुनकर वहाँ पे खड़े सभी नाइट्स काफी ज्यादा नर्वस होने लगते हैं। जियोन उनसे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम लोग इतने समझदार तो हो चुके हो कि तुम रॉयल ब्लड की कैसे प्रोटेक्शन करोगे, और इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कोई हमारे कैसल के अंदर घुसा और मेरे को मारने की कोशिश करी, ये भला कैसे पॉसिबल है। रॉयल ब्लड के वंश को मारने की कोशिश के जुर्म में मैं तुम सबको फांसी की सजा देता हूँ। जो उन नाइट्स का लीडर होता है वह डरते हुए अपने मन में सोचता है प्रिंस ये बात अच्छे से जानते हैं जो उन पर हमला हुआ था उस हमले में मैं भी शामिल हूँ।
वह अपने साथ के नाइट्स को तलवार निकालने का हुक्म देता है और प्रिंस जियान को मार देने का ऑर्डर देता है और प्रिंस जियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। प्रिंस जियान अपने चेहरे पे हाथ रखकर कहता है कि मैं तुम्हारी लिस्ट के अंदर एक और अपराध को जोड़ रहा हूँ। फिर वह नाइट काफी ताकतवर हमला प्रिंस जियान पे करता है, लेकिन जो हमारा प्रिंस जियान होता है वह काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक करता है और अपने हाथ से ही उसको मार डालता है। प्रिंस जियोन की ताकत देखकर वहाँ पे खड़े सभी नाइट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और जो हमारा फिल्डो होता है वह अपने मन में सोचता है कि इम्पॉसिबल, प्रिंस जियोन की ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो गई। प्रिंस जियोन उनसे कहता है कि ये तो बस एक सैंपल था, अगर ये बात कैसल से बाहर गई तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। ये बात कभी भी मत भूलना कि मैं ही तुम्हारा मैजेस्टी हूँ। और ये कहकर जियोन उन सभी को मार डालता है और जो हमारा फिल्डो है वह जियोन के सामने झुककर उसको सलाम ठोकता है। उसके बाद सुबह होने पर जियोन खिड़की खोलकर धूप सेकने लगता है और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये द ब्लैक स्टार फॉलन एक स्टार बन जाएगा। उसके बाद फिल्डो जियोन के पास आकर कहता है कि योर हाइनेस, एक गस्ट है जो आपसे मिलना चाहता है। उस गस्ट का नाम पूछने पर फिल्डो बताता है कि प्रिस्किल आजिम आपसे मिलना चाहती है। प्रिस्किल आजिम का नाम सुनकर जियोन अपने मन में याद करता है कि प्रिस्किला बार्मल क्रॉनिकल ऑफ द फार्मा की एक कैरेक्टर है और फ्यूचर में इसको मिस फॉर्च्यून की प्रिंसेस भी कहलाया जाएगा। और यही नहीं, प्रिस्किला बार्मा जियोन की मंगेतर है। अब हम देखते हैं कि बार्मा और जियोन बैठकर चाय पी रहे होते हैं। बार्मा चाय की एक चुस्की लेती है और जियोन से कहती है कि आप ये बात सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। तो प्रिंस जियोन, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ दे। बार्मा की बात सुनकर जियोन हैरान होता है। बार्मा फिर बताती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ दें। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, तभी प्रिंस जियोन चाय को रखते हुए कहता है कि नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और वहां से जाते हुए कहता है कि अगर तुम यही चाहती है तो ठीक है, और अब तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। बार्मा को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि प्रिंस जियोन कितनी जल्दी से उसकी बात को मान गया। प्रिंस जियोन वहां से जा रहा ही होता है कि तभी कोई इसका नाम पुकारता है। जब प्रिंस जियोन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक नाइट खड़ा होता है और उससे कहता है कि वापस लेडी प्रिस्किला के पास जाओ और उनसे माफी मांगो। जब जियोन उससे कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, तो वह कहता है कि लेडी प्रिस्किला उन लोगों में से नहीं है जिनके साथ तुम ऐसा व्यवहार करो। अब अगली सीन में हम प्रिस्किला को देखते हैं जो कि अभी भी इस रूम में बैठी होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि कुछ समय पहले वह खुद ही मेरे सामने इतना गिड़गिड़ा रहा था कि मैं उसके साथ एंगेजमेंट कर लूं, और अब उसने कितनी आसानी से एंगेजमेंट को तोड़ कैसे दिया। फिर वह उठ खड़ी होती है और कहती है कि हद है, ये तो ऐसा है जैसे कि मुझे पागल बनाया जा रहा है। फिर वह रूम से बाहर निकल के जियोन को ढूंढते हुए कहती है कि तब भी ऐसा नहीं चलेगा, भले ही एंगेजमेंट तोड़ दो लेकिन ये तब भी गलत है। और जब वे जियोन को ढूंढ लेती है तो कहती है कि जियोन, आखिर तुम क्या चाहते हो। तभी प्रिस्किला जब अपने सामने देखती है तो जियोन ने उसके नाइट को उठा के पटक दिया होता है। ये देख के प्रिस्किला को भी काफी ज्यादा हैरानी होती है कि उसके ताकतवर नाइट गिरगो को उसने काफी आसानी से उठा के पटक दिया। फिर जो दूसरा नाइट है वह अपनी पावर से अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बनाने लगता है, लेकिन जियोन उसकी शील्ड पर एक काफी जोर से घुसा मारता है और साथ ही में अपनी पावर को भी रिलीज करता है, जिससे उसकी बनी हुई शील्ड काफी आसानी से टूट जाती है और साथ ही में उसका घमंड भी। जियोन उसके चेहरे को पकड़ता है और कहता है कि ये मुझे पसंद नहीं जब कोई मेरे रास्ते में आए तो, और ये कहकर वह उसको दीवार पे पटक देता है। जियोन की पावर देखकर प्रिस्किला को भी काफी ज्यादा हैरानी होती है। जियोन वहां से जाते हुए कहता है कि मैं इन लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ, अगली बार इन्होंने ऐसा कुछ हरकत करी तो फिर तुम ही देखना। अब प्रिस्किला जियोन को रोकती है और जियोन जब प्रिस्किला से पूछता है कि आखिर उसने इसको क्यों रोका, और जियोन से कहती है कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुक सकती हूँ। जब जियोन उसको ना कहने वाला होता ही है कि तभी वह जियोन को बताती है कि ये बात तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि एंगेजमेंट को तोड़ने के बाद उसके बाद कई सारी चीजें करनी होती है, तो तुम ऐसे मुझे यहाँ से नहीं भगा सकते। तभी जियोन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपने मन में कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं नोबल के हिसाब से इसके उस रेयर ट्रेड का इस्तेमाल करूँ जिससे ये प्रिंसेस ऑफ मर फॉर्च्यून बनी है, तो मैं कैसल के अंदर छुपे उस मास्टरमाइंड को काफी आसानी से ढूंढ सकता हूँ। और जियोन जाते हुए कहता है कि तुम्हारे मन में जो आए तुम वो करो। और जो प्रिस्किला होती है वह अपने मन में सोचने लगती है मैं यहाँ पर हर वो कोशिश करूंगी जिससे तुम्हें परेशानी हो। अब अगली सीन में हम परेशान प्रिस्किला को देखते हैं जो कि अभी सोच रही होती है मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ और अब तक मैंने प्रिंस का चेहरा भी नहीं देखा। अगर उसका यही हाल है तो उसने मुझे यहाँ पर रहने क्यों दिया। उसके बाद प्रिस्किला अपनी गर्दन झुकाकर जियोन की पावर को याद करती है। जब मैंने उसकी पावर को देखी थी तो मैंने ऐसी पावर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी।
चलो आज जियोन की पावर का राज जानते हैं। उसके बाद प्रिस्किला जियोन के पास आ जाती है, जहाँ पे वे अपने कुछ नाइट से बात कर रहा होता है और कहती है कि योर हाइनेस, आखिर आप क्या चाहते हो? तुमने एक बार भी मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया। बस मुझसे तुम ये मत कहना कि तुम मुझसे बचना चाहते हो। अगर तुम्हारा यही हाल था तो तुमने मुझे यहाँ पे रहने क्यों दिया? जियोन प्रिस्किला से कहता है कि अपनी जवान को संभाल के बोलिए मिस। प्रिस्किला उसकी बात का मतलब पूछती है तो जियोन बताता है कि मेरा मतलब है कि थोड़ा बहुत संभाल के बोलिए। अगर आपको अच्छे से याद हो कि आपने खुद ही यहाँ पे जिद करी थी कि आप यहीं पे रहोगी और मैंने आपको यहाँ पे रोकने से नहीं रोका। मेरे पास बहुत सारा काम है जिसको मुझे आज करना है, तो मेरे पास इतना समय नहीं है जो कि मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊं। और फिर जो प्रिस्किला होती है वह जियोन की बात को समझ जाती है। उसके बाद जियोन अपने नाइट्स को बताना शुरू करता है कि अगले हफ्ते हम अपने नाइट गार्ड्स को डबल कर देंगे और जो पेट्रोल टीम है उनको 3 टीम में बांटा जाएगा और सभी नाइट्स को अपनी गर्दन और दिल पे एक लोहे की प्लेट लगाने का ऑर्डर मिलता है। उसके बाद जियोन अपने मन में सोचता है कम से कम मुझे इन सभी नाइट्स को पहरेदारी में कम से कम 3 दिन तक लगाना होगा। अब अगली सीन में हम कुछ असिस्टेंट्स को देखते हैं जो कि कैसल के अंदर घुस जाते हैं और जो जियोन है उसके कमरे की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। और जो असिस्टेंट के साथ आया था वह अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर कुछ न तो कुछ गड़बड़ है। हमारे कमिश्नर ने हमें बताया था कि यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं होगी, लेकिन यहाँ का माहौल देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई शख्स था जो कि जानता था कि हम यहाँ पे आने वाले हैं। तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वह पीछे मुड़ के देखता है तो उसके साथी को किसी ने मार दिया था। ये देखकर उसको भी काफी ज्यादा हैरानी होती है कि न जाने किसने इतनी तेजी से हमला किया जो कि दिखा भी नहीं। और तभी उस अंधेरे के बीच में उसके सभी साथियों की चिल्लाने की आवाज आती है और साथ ही में वे लोग मर भी रहे होते हैं। वह उस अंधेरे की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर कौन शख्स है जो ये हरकत कर रहा है। तभी उस अंधेरे से जियोन बाहर निकलता है और जियोन को देखकर वह असिस्टेंट काफी ज्यादा डर जाता है और अपने मन में सोचता है तो इसका मतलब यह है कि प्रिंस जियोन इतने सालों से अपनी शक्तियों को छुपा रहे थे। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और ये खबर सबको फैलानी होगी। और तभी जियोन उसका भी गला काट देता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि कोई भी बात कैसल से बाहर नहीं जाने वाली। जब जियोन उन सभी असिस्टेंट्स को निपटा देता है तो तभी उसको किसी माना एक्सप्लोजन की आवाज आती है और वह अपने मन में सोचता है कि हमारे पैलेस के अंदर कोई मैजिशियन भी है। अब अगला सीन हम प्रिस्किला के रूम को देखते हैं, जहाँ पे प्रिस्किला उन सभी असिस्टेंट्स से निपट रही होती है और साथ ही में वह इन सभी से पूछ रही होती है कि आखिर वह है कौन और उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह रॉयल फैमिली के पैलेस में हमला करे। सबसे पहले प्रिस्किला अपने मैजिक से एक मैजिशियन शील्ड बनाती है और उनके अटैक को डॉज करती है। और जो असिस्टेंट होता है वह अपने मन में सोचने लगता है कि इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि पैलेस के अंदर एक मैजिशियन भी होगा। उसके बाद वह असिस्टेंट प्रिस्किला पे टूट पड़ता है और अपने चाकू को उसकी मैजिक शील्ड के अंदर गड़ा देता है और देखते ही देखते उसकी जो मैजिक शील्ड होती है वह टूट जाती है। उसको देखकर प्रिस्किला काफी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वह असिस्टेंट अपने चाकू से प्रिस्किला पे अटैक करता है, लेकिन जो उसका चाकू है उसका अपने आप ही डायरेक्शन बदल जाता है। उसके बाद उसके पीछे एक जानलेवा हमला होता है और वह वहीं पे गिर के मर जाता है और हम देखते हैं कि यह हमला जियोन ने करा होता है। जियोन को देखकर जो दूसरा असिस्टेंट होता है वह छिप जाता है और अपने मन में सोचता है धत, हम तो बुरी तरीके से फेल हो गए। ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि पॉइंटर स्टार पैलेस हमारे हमले से पहले ही तैयार होगा। उसके बाद उस असिस्टेंट की मौजूदगी जियोन को हो जाती है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले वह असिस्टेंट पहले ही खिड़की तोड़ के भाग जाता है। जियोन उस पर अपनी एनर्जी भेजते हुए कहता है ये एक ट्रैकिंग टेक्निक द डार्क सोल ट्रेड है, इससे मैं उस असिस्टेंट के बेस का आसानी से पता लगा लूंगा। उसके बाद जियोन को उसके बेस का पता चल जाता है और वह अपने मन में कहता है कि मैं जल्दी ही उसके बेस तक पहुंच जाऊंगा। अब अगला सीन हम सुबह का देखते हैं, जहाँ पे जियोन अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा जो ब्लैक स्टार फोल पावर है वे 1 स्टार तक पहुंच चुकी है, लेकिन तब भी ये जो कमजोर शरीर है इस पावर को नहीं संभाल पा रहा। मुझे अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कोई जल्दी ही तरीका ढूंढना होगा। उसके बाद जियोन को बताया जाता है कि उससे मिलने के लिए कोई आया है और उस शख्स से मिलने के लिए जियोन उसके पास जाकर बैठ जाता है। और अब हम उस शख्स को देखते हैं जो कि एक लड़की होती है और उस शख्स का नाम है एवेलिन एग्नेस। द क्रॉनिकल ऑफ द हीरो फ्रॉस्मर उस नॉवल की ये इकलौती ऐसी कैरेक्टर है जो कि मेन कैरेक्टर के काफी ज्यादा करीब थी। पूरे एग्नेस एम्पायर की इकलौती ऐसी प्रिंसेस जो कि अगले एम्पायर की काफी ज्यादा करीब थी। रॉयल फैमिली के मेंबर्स में इकलौती एक ऐसी महिला थी जिसने हीरो की पार्टी को सपोर्ट किया था। एवेलिन जियोन से पूछती है क्या उसको अच्छा तो फील हो रहा है ना। जियोन उसकी बात का मतलब पूछता है तो एवेलिन बताती है कि मुझे पता चला है कि उस रात को तुम पर हमला हुआ था। जियोन कहता है अच्छा तो तुम उसकी बात कर रही हो, तुम देख सकती हो ना मैं एकदम फिट फाट हूँ। एवेलिन चिंता करते हुए अपना सर पकड़ के अपने मन में सोचती है बेचारा गरीब बच्चा, उस रात को उसने कितना दुख सहा होगा और इसकी तो पर्सनैलिटी भी इतनी जल्दी बदल गई। एवेलिन कहते हैं कि ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, मैं उन लोगों को जल्दी ही ढूंढूंगी और उनको एक सख्त सजा दिलवाऊंगी।
और हाँ, मैंने आज कुछ नाइट्स खरीदे हैं जिनको मैं तुम्हें देती हूँ और तुम आराम से अब कंफर्टेबल होके रह सकते हो। जियोन एवेलिन से कहता है कि तुम्हें सिक्योरिटी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अब उतनी सिक्योरिटी है जितनी मुझे चाहिए थी। लेकिन ये मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? एवेलिन चाय का गिलास टेबल पर रखते हुए कहती है कि इस खबर को सुनने के बाद मैं चिंता में यहाँ पर आई हूँ। भले ही हमारी माँ अलग अलग है, लेकिन तब भी तुम मेरे एक छोटे भाई हो। फिर वह चाय का गिलास उठाकर चुस्की मारते हुए कहती है, जियोन, अब तुम जल्दी ही अडल्ट होने वाले हो, तो इसलिए अगर तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर पाओगे तो समझो, तुम सक्सेसर सेरेमनी को छोड़ दो। जियोन उससे कहता है कि आखिर तुम ये बात क्यों कह रही हो? तो एवेलिन बताती है, ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? तुम्हें नहीं पता कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? तो सुनो, आखिर मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। आखिर किसी ने सोचा होगा कि तुम इतनी ज्यादा थॉटलेस होंगे? अगर तुम सक्सेशन सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट करते भी हो, ना तो तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंथ है, ना तो कोई स्किल, तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम पहले ही ट्रायल में हार जाओगे और जमीन पे गिरकर बुरी तरीके से रोने लगोगे। चलो किसी तरीके से तुम पास हो जाओ और वाइट स्टार पैलेस के अंदर पहुंच जाओ। तो वह जगह इतनी ज्यादा कठोर है कि तुम उसको सक्सेशन सेरेमनी के साथ तुलना नहीं कर सकते। तुम उधर एक हफ्ता तो क्या, एक दिन भी अच्छे से नहीं गुजार पाओगे। इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें सक्सेशन सेरेमनी को भूल जाना चाहिए। सेलेस्टियल स्टार से ये एक ऐसी पावर है जो एग्नेस के रॉयल फैमिली के वंशजों को ही मिली है। दुनिया की हर एक चीज पर राज करने का अधिकार सिर्फ इसी पावर वाले लोगों को दिया जाता है। जियोन एवेलिन की बात को काटते हुए अपनी ब्लैक स्टार फॉल की पावर को दिखाते हुए कहता है, क्या आखिर ये बात किसने कहा कि मेरे पास कोई पावर नहीं है? अब अगले सीन में हम एवेलिन को देखते हैं जो कि अपने नाइट्स के साथ वापस अपने पैलेस में आ चुकी होती है और उसकी जो पैलेस का नाइट है वह उससे पूछता है, प्रिंसेस एवेलिन, आखिर आप वापस आ गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप हमारे नाइट्स को वापस क्यों लाई हो? एवेलिन उसको बताती है कि उसने हमारे नाइट्स लेने से मना कर दिया और वह पहले से बदल चुका है। मैं विश्वास ही नहीं कर सकती, वह पहले वाला ही जियोन है। वह इतना बड़ा कब हुआ मुझे तो पता ही नहीं चला। वह इतना बड़ा कब हुआ मुझे तो पता ही नहीं चला। शायद वह शुरू से ही अपनी पावर्स को छुपाता आया है। जब मैंने उसकी पावर्स को देखा था तो मुझे उसकी पावर सेलेस्टियल स्टार सी जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। फिर वह अपने सिंहासन में बैठकर अपने सभी नाइट्स को ऑर्डर देती है कि वह कैसल की सिक्योरिटी को डबल कर दे और उसकी भनक जियोन तक ना हो पाए और हो सके तो जियोन पे भी थोड़ी बहुत नजर रखी जाए। अब अगली सीन में हम जियोन को देखते हैं जहाँ पे उसका सर्वेंट उसको कहता है कि योर हाइनेस, ऐसा लगता है कि प्रिंसेस एवेलिन आपको काफी ज्यादा पसंद करती है, तभी उन्होंने आपको इतना बेशकीमती तोहफा गिफ्ट दिया है। और अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस एवेलिन ने जियोन को एक नीले रंग का ब्लू हार्ट दिया होता है और ये दिल 1000 साल पुराने एक डीमन का है जिसके अंदर उस डीमन की पावर और स्टेमिना है। जियोन अपने मन में सोचता है, द ब्लैक स्टार सी, जिस तरीके से ये पावर काम करती है ये तो बिल्कुल मेरे द ब्लैक स्टार फॉरेन की तरह है, लेकिन द ब्लैक स्टार फॉरेन की पावर को सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ। लेकिन कोई पावर इतनी ज्यादा सिमिलर कैसे हो सकती है? रुको, मैं तो एक नॉवल की दुनिया में हूँ, तो शायद यहाँ पर तो सब कुछ पॉसिबल है। तो आज के दिन प्रिंसेस प्रिस्किला की दयालुता को चेक करा जाए। अब अगले सीन में हम प्रिंसेस प्रिस्किला को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना और ऐसा दिखाना कि जैसे कि मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं, उसको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। और अब हम देखते हैं कि जियोन भी वहां पर आ चुका होता है और वह प्रिस्किला से कहता है कि तुम कुछ समय तक मेरे पैलेस के अंदर रुकी थी, तो तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। प्रिस्किला उससे उसका मतलब पूछती है तो जियोन उसको एक ड्राइंग बनाकर देता है और कहता है कि इसको पूरा होने में कितना समय लगेगा। जब प्रिस्किला उसको देखती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? जियोन उसको बताता है कि ये तो मैंने खुद ही ड्राइंग करा है। प्रिस्किला बताती है कि ये फॉर्मूला, स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इसको खुद ड्राइंग करा है। जियोन उससे कहता है कि अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुमसे पूछा है कि इसको कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। प्रिस्किला जियोन को बताती है कि ये कल तक तो तैयार हो जाएगा और वह अपने मन में सोच रही होती है और वह अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि प्रिंस जियोन मैजिक के बारे में इतना जानते होंगे। ये तो एक ऐसा मैजिक है जिसको अभी अभी ढूंढा गया है। इस मैजिक का काम यह है कि वह किसी भी चीज को बाहर निकाल सकता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि प्रिस्किला ने उस मैजिक को जमीन पे ड्रॉ कर लिया होता है और जो जियोन है उसने अपने सभी चीफ और मेट्स को इकट्ठा करा होता है। एक मेट चीफ से पूछती है, चीफ क्या आपको पता है कि प्रिंस ने हम सबको इकट्ठा क्यों करा है? वह चीफ बताता है कि इसके बारे में तो मेरे को भी जानकारी नहीं है। प्रिंस जियोन पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। फिर प्रिंस जियोन प्रिस्किला से कहता है कि अब शुरू करो। फिर प्रिस्किला उस ड्रॉ के ऊपर आ जाती है और कुछ मैजिक के मंत्रास बोलने लगती है और जो ड्रॉ होती है वह अपना मैजिक दिखाते हुए ग्लो करने लगती है। ये देखकर सभी चीफ और मेट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जो कि उनके बीच एक चीफ होता है उसको अजीब सा महसूस होने लगता है, उसकी अपने आप ही नसें बाहर आने लगती है। फिर प्रिस्किला अपने हाथ को काटकर अपने खून को उस मैजिक के अंदर डालती है जिससे वहां पे खड़ा जो चीफ होता है वह अपने आप ही अपने डरावने रूप में आने लगता है और धीरे धीरे करके वह अब एक मॉन्स्टर बन जाता है।
असल में प्रिस्किला ने जिस मैजिक का इस्तेमाल किया होता है, उस मैजिक की मदद से वह मैजिक किसी भी दुश्मन का पता लगा सकता है और उसको उसके असली रूप में ला सकता है। जियोन और प्रिस्किला उस मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और जियोन कहता है कि असली दुश्मन मिल गया, एक मॉन्स्टर जो कि क्रॉनिकल्स ऑफ द हीरो फॉरेस्टमर का एक असली दुश्मन है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि डीमन किंग की सेवा करता है और दुनिया को खत्म करने का इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मॉन्स्टर हमारे बीच में था। फिर वह मॉन्स्टर प्रिस्किला पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जॉन प्रिस्किला के आगे आकर उसको प्रोटेक्ट करता है। अब हमें बताया जाता है जो प्रिस्किला का ब्लड है उसको एक इविल ब्लड भी कहा जाता है, जो कि मॉन्स्टर्स के लिए एक अमृत से कम नहीं। नॉवल के अकॉर्डिंग डीमंस ने प्रिस्किला को अगवा कर लिया और अपने पास रख गए। उसको ना तो जिंदा छोड़ा और ना ही उसको मारा, उसको सिर्फ इविल ब्लड निकालने के लिए अपने लिए सप्लाई किया। इसी रीजन की वजह से उसको नॉवल के अंदर प्रिंसेस ऑफ द मिसफॉर्च्यून भी कहा जाता है। ये डीमंस काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, यहाँ तक कि अगर इनका कोई भी लो क्लास का डीमन भी होगा वह तब भी हमारे नाइट से काफी ज्यादा शक्तिशाली होगा। जो डीमन टेरिटोरी है वह इस तरह के मॉन्स्टर्स से भरी हुई है। लेकिन प्रिस्किला के सामने ही जियोन अपनी ब्लैक फॉलिंग स्टार पावर को रिलीज करता है, उस मॉन्स्टर की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर के तो कम से कम 2 दिल होने चाहिए ना। ये बात वो मॉन्स्टर भी सुन लेता है और वह एकदम झटके से जियोन की पकड़ से छूट जाता है। वह मॉन्स्टर सबसे पहले मैजिक सर्कल को देखता है और जियोन की पावर देखने के बाद वह उससे पूछता है कि वह आखिर है कौन। जियोन कहता है कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ तुम्हारा दुश्मन। ये सुनने के बाद वह डीमन जियोन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जियोन अपनी ब्लैक फॉलिंग स्टार पावर को रिलीज करके उसके अटैक को ब्लॉक करता है और वह अपने दूसरे हाथ से और पावर निकालता है और वह पावर उस मॉन्स्टर के शरीर के अंदर घुस जाती है और उसके शरीर की चीड़ फाड़ अंदर से करने लगती है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद जियोन अपने मन में कहता है अगर मैं द ब्लैक फॉलिंग स्टार को 1 स्टार तक नहीं पहुंचाया होता तो इसको मारना काफी ज्यादा मुश्किल था। मैंने इसके कोर एरिया को तोड़ दिया है जिससे ये डीमन टेरिटरी को हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पाएगा। तभी वहाँ पर कुछ नाइट्स आते हैं और वे जियोन को नमस्ते करते हुए बताते हैं कि योर हाइनेस, मैं हूँ द व्हाइट लायन नाइट से, मेरा नाम है एलेक्स, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। जियोन सोचता है जैसे कि मैंने सोचा था, एवेलिन ने अपने कुछ नाइट्स को मेरी सिक्योरिटी के लिए भेजा है। जियोन नाइट्स को बताता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, मैंने अपने दुश्मनों को मार डाला। साथ ही में वह अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से इन सभी डीमंस को बाहर निकालकर इन सभी का शिकार करना होगा, वरना ये लोग नोटिस देने के बाद फिर से छुप जाएंगे। अब अगले सीन में हम किसी और पैलेस को देखते हैं जहाँ पे एक शख्स एक चेयर पे बैठकर जियोन के पैलेस की फोटो को देख रहा होता है। तभी उसके रूम में कोई योर हाइनेस कहते हुए आता है। वह बंदा अंदर आकर उसको बताता है कि पॉइंटर स्टार पैलेस के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। वह दूसरा शख्स कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि वहाँ पर हमने जो अपने एसेसियंस भेजे थे वे लोग नाकाम हो गए। वह बंदा आगे आकर बताता है कि इसके अलावा एक और बात है कि पॉइंटर स्टार पैलेस के अंदर एक इविल एनर्जी का पता चला है। इविल एनर्जी की बात सुनकर वह बंदा उससे पूछता है कि वह कहाँ से मिली, तो वह बताता है कि इसके बारे में हमें नहीं पता नहीं कैसे अब हमें उस पैलेस के अंदर से अपडेट्स मिलना बंद हो चुके हैं और जब हम उधर की मेट्स और वर्कर्स से जब सवाल पूछते हैं तो वे हमें कुछ नहीं बताते। वह दूसरा बंदा कहता है कि उधर हमारे और जासूसों को भेजो और वहाँ से सारी खबर इकट्ठा करके लाओ। वह शख्स मान जाता है और उसको बताता है कि एक अफवाह और है जो हमें सुनने में मिली है कि प्रिंस जियोन पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। सुनने में तो हमें यह आया कि वे पहले से काफी ज्यादा रूड हो चुके हैं और उनका कहना यह है कि उनके पास कोई अननोन पावर आ चुकी है। वह दूसरा बंदा कहता है कि क्या बात कर रहे हो, क्या वह सच में इस बार पागल हो चुका है। वैसे भी इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, उसका जीवन पहले से ही काफी ज्यादा खतरे में था। खैर, तो मैं ऐसी अफवाहों के बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह बचपन से ही एक हारा हुआ इंसान है। एग्निस के खून में विरासत के तौर पे उसे सिर्फ बालों का रंग ही मिला है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी मुश्किलों से लड़ता है, वह सिर्फ एक रेंगने वाला कीड़ा है। अब खुद ही सोच के बताओ, क्या सक्सेसर सेरेमनी के अंदर वह हमसे आगे निकल जाएगा। वह दाढ़ी वाला बंदा बताता है कि योर हाइनेस, उसने अब तक ये नहीं कहा कि उसने हार मान ली है, तो इसका मतलब यह है कि वह सक्सेसर सेरेमनी को ज्वाइन करेगा। वह लंबे बाल वाला कहता है कि शायद वह कीड़ा अपनी जगह को नहीं जानता, जो हमने उसके लिए जाल बिछाए हैं, क्या वह तैयार है। और वह दाढ़ी वाला बंदा हंसते हुए बताता है कि यस योर हाइनेस, सब कुछ तैयार है। वह लंबे वाला कहता है चलो ठीक है, फिर अब इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है। अब अगला सीन हम रात का देखते हैं, जहाँ पे जियोन अपने आप को छुपाते हुए पैलेस से बाहर आ जाता है। सेरेमनी को शुरू होने में 1 हफ्ता बचा है और पैलेस से बाहर निकलना काफी ज्यादा आसान है। पता नहीं क्यों मैं पैलेस के अंदर था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि सब लोग मुझ पे नजर रखे हुए हैं। अब जियोन एक जगह पे आके रुकता है और बताता है कि ये जगह कैपिटल सिटी की सबसे ज्यादा फेमस जगह है। ये जगह इतनी ज्यादा फेमस है कि इसके ऊपर वाले कमरों में तुम जा ही नहीं सकते, क्योंकि वह ऊपर वाले कमरे प्राइवेट होते हैं और तुम प्राइवेट कमरे में जाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। लेकिन इस जगह की असली पहचान तो इंफॉर्मेशन गिल्ड द आई ऑफ द मून की है।
ये जगह और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाती है क्योंकि ये जगह आई ऑफ द मून गिल्ड की एक ब्रांच है। तभी एक वेटर आकर जियोन को वाइन सर्व करते हुए कहता है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ सर? जियोन उसको एक कोड वर्ड देता है कि मेरे लिए सनलाइट लिक्विड और फ्राइड स्नो फ्लावर लेकर आओ स्नैक के तौर पर। वह जियोन के सीक्रेट कोड वर्ड को समझ जाता है और उसको अपने पीछे आने के लिए कहता है। वे लोग सीढ़ियाँ उतर के एक सीक्रेट बेस तक पहुँचते हैं जहाँ पे एक लड़की बैठी होती है। वह लड़की कहती है कि मैं पहली बार इस जगह पे किसी गेस्ट को देख रही हूँ। जियोन उससे कहता है, क्या तुम इस ब्रांच की मैनेजर हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। वह कहती है, चलो हम तुम्हारा काम कर देंगे, उससे पहले क्या तुम अपनी आइडेंटिटी हमें दिखा सकते हो? जियोन उससे कहता है कि इन्फॉर्मेशन गिल्ड कब से अपने एम्प्लॉयर्स से आइडेंटिटी मांगने लग गया। वह कहते हैं कि आमतौर पर हम किसी से भी आइडेंटिटी नहीं मांगते, लेकिन ये काफी ज्यादा स्पेशल केस है। वैसे क्या तुम जानते हो, क्या ये जगह हाल ही में आई ऑफ द मून की ब्रांच बन चुका है? वैसे तो हमने इस बात को ऑफिशियली नहीं खोला है, तो ये जगह ना केवल बाहरी लोगों के लिए, यहाँ तक कि हमारी एम्प्लॉयज के लिए भी अननोन है। और मुझे वह सारे चेहरे याद है जिन लोगों को मैं जानती हूँ, लेकिन तुम हो कौन? और तभी कुछ लोग आकर जियोन की गर्दन पर अपनी तलवार तान देते हैं। जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग ये काम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हो। और फिर उसके बाद जियोन अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन लोगों को मार डालता है। और जो चश्मे वाली लड़की होती है वह अपने गार्ड्स को देखते हुए कहती है कि ये मेरे सारे स्किल्ड गार्ड्स थे जो कि आई ऑफ द मून के हैं, और इन लोगों को इसने कुछ ही समय में मार डाला। जियोन कहता है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कमीशन है और तुम मुझे किसी भी हालत में दे के रहोगी। वह जियोन से पूछते है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, और जियोन उसको सारी बात बता देता है। ब्लैक फॉरेस्ट की इन्फॉर्मेशन और फॉरगेट आईडी की इन्फॉर्मेशन वह लड़की जियोन को दे देती है। और जियोन के जाने पर उस लड़की का जो बटलर होता है वह उससे पूछता है, लेडी एलन, आखिर आपने उसके कमीशन को एक्सेप्ट क्यों किया? एलन कहती है, जब उसने हमारे नाइट्स को मारा तो तुमने एक बात नोटिस करी, उसका जो कपड़ा था वह थोड़ा सा उतर गया था, जिससे मैंने उसके बालों का कलर देखा। उसके बाल ग्रे कलर के हैं और ग्रे कलर के बाल इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही परिवार के पास है, और वो है द रॉयल फैमिली हाउस ऑफ एग्नेस। बटलर कहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो एलन कहती है, इसका मतलब यह है कि एग्नेस फैमिली के शेर अब अपनी चालें चल रहे हैं। उसका बटलर कहता है, चलो ठीक है, मैं एक टॉप एजेंट को हायर करता हूँ जो कि हमें उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला के देगा। एलन कहती है कि हाँ, और ये भी पता करना कि आखिर वह रॉयल फैमिली में कौन है, आखिर उसने रॉयल कासल को क्यों छोड़ दिया और ऐसे अकेला क्यों भटक रहा है, और इसके रिगार्डिंग आखिर उसका ब्लैक फॉरेस्ट के साथ क्या संबंध है, मुझे इन सब की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। ठीक है कहकर उसका बटलर किसी टॉप क्लास के एजेंट को ढूंढने के लिए चला जाता है। एलिन अपने अभी भी मन में सोच रही होती है कि आखिर उसके पास किस तरह की पावर है, उसने एक ही बारी में सब कुछ हटा दिया, जो भी चीज उसके रास्ते में आई वो तो ऐसे उन सभी को हटा देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि रॉयल फैमिली का अगला एम्परर वही है? अब अगली सीन में हम प्रिस्किला को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है। वह इस बात से परेशान है कि जियोन ने उसको जो सर्कल बनाने के लिए बोला था वह सर्कल सिर्फ ब्लैक मैजिक में ही चलता है। इसके अलावा जो उसने मेरे को मैजिक सर्कल दिया था वे मैजिक सर्कल सिर्फ किसी इविल एनर्जी को पता लगाने के लिए ही था। मुझे यकीन है कि सभी रॉयल फैमिली को इसके बारे में पता चल चुका होगा और उसको लेकर एक बहुत बड़ा डाउट भी होगा। लेकिन तब भी प्रिस्किला को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जियोन ने उसको पूरी बात नहीं बताई होती है, और यहाँ तक कि उसने मैजिक सर्कल को बनाने के साथ साथ अपना खून भी दिया था। और इस गुस्से के साथ वह जियोन के कमरे तक पहुंच जाती है जहाँ पर दो नाइट उसके रूम को गार्ड कर रहे होते हैं। और जो फिल्डो होता है वह प्रिस्किला को जियोन के रूम में जाने से रोकता है और कहता है कि उस घटना के बाद हाइग्नेस किसी से भी मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रिस्किला तब भी जियोन के रूम में जाने के लिए जिद करती है और कहती है कि हाइग्नेस ही वह शख्स है जिसने इस घटना को शुरू किया था। ये सुनकर फिल्डो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि अपने शब्दों को वापस लो, हाइग्नेस ने इस मामले को लेकर बात करने के लिए मना करा है और तुम हमारे हाइग्नेस पे ये इंजाम डाल रही हो। ये सुनकर प्रिस्किला कहती है कि मैं पॉइंटर स्टार पैलेस से नहीं हूँ और ना ही मैं इसकी कोई सबऑर्डिनेट हूँ, मैं तो सिर्फ उसको फॉलो करना चाहती हूँ। लेकिन तभी वह जियोन को याद कर थोड़ी सैड हो जाती है। फिल्डो प्रिस्किला से कहता है कि हमारे हाइग्नेस ने तुम्हें संदेश देने को कहा है। प्रिस्किला उस संदेश के बारे में पूछती है तो फिल्डो बताता है कि हमारे हाइग्नेस चाहते हैं कि तुम वापस अपने घर लौट जाओ, अब तुम्हारा यहाँ पर अब कोई काम नहीं। अब अगली सीन में हम जियोन को देखते हैं जो कि किसी माना से चलने वाली ट्रेन में बैठा होता है और वह अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे अच्छी तरीके से जानता है कि इस तरह की ट्रेन तो मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर भी नहीं है। इस ट्रेन को तो मेरे रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करना चाहिए था, क्योंकि नॉवल के हिसाब से इधर जो कहानी चल रही है ये मेरे रियल वर्ल्ड का फ्यूचर है। मुझे जल्दी ही इस ट्रेन को अपने रियल वर्ल्ड के अंदर भी लाना होगा। लेकिन सब कुछ मेरी उम्मीद के हिसाब से हो रहा है जैसे कि मैंने सोचा था। जब मैं आई ऑफ द मून से बाहर निकलूंगा तो कुछ लोग मेरा पीछा करेंगे।
ये रास्ता मैंने ही बनाया है और जानबूझकर अपने बालों को मैंने ही दिखाया है, क्योंकि जब तक ये लोग मेरे आसपास रहेंगे तो इनको मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्योंकि एक ऐसी दुनिया जल्दी ही आने वाली है जहाँ पे हीरोज की आंखें कानों के रूप में काम करेगी। लेकिन एक ऐसा गिल्ड भी है जो कि अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ सभी हीरोज की मदद करेगा, बिना अपना प्रॉफिट को देखते हुए। और अगर ऐसा ही रहा तो मैं जल्दी ही उस गिल्ड को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। तभी एक अनाउंसमेंट के साथ ट्रेन रूइन स्टेशन तक पहुंच जाती है। जियोन उस ट्रेन से बाहर निकल जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे हाथ और पैरों की तरह काम करें। पॉइंटर स्टार पैलेस के सभी नाइट और सर्वेंट्स, उन सभी के पास पावर और स्किल्स की कमी है। मेरे पास तो उनको ट्रेंड करने का भी समय नहीं है। मेरे पास नॉवल से मिली जानकारी के इस्तेमाल करने और नए लोगों को अपने साथ शामिल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो आखिरकार मैं अदर सिटी रूइन तक पहुंच गया। इसी शहर के अंदर मुझे अपना सबऑर्डिनेट मिलेगा। क्या पता मेरा सबऑर्डिनेट मुझे कहीं शहर के आसपास के इलाके में मिल जाए। अब हमें कुछ बातें बताई जाती है, जो कि है प्यूरिफिकेशन फेस्टिवल महीने में सिर्फ एक बार ही मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में ये होता है कि सभी लोग अपने पापों को शुद्ध करते हैं और अपने अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं और साथ मिलकर दूसरे प्राणियों से शहर की रक्षा करते हैं। नॉवल के अकॉर्डिंग र्यून सिटी प्यूरिफिकेशन फेस्टिवल के दिन बर्बाद हो जाएगी और उसकी बर्बादी का कारण शुरू होगा ब्लैक फॉरेस्ट से, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जगह र्यून के देवता और उसकी फैमिली के लिए ही बनी है। और अगर किसी को ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर घुसना है तो उसको सबसे पहले देवता से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर जियोन एक जगह रुक जाता है और कहता है कि चलो अब बहुत हो गया, अब बाहर आओ। जब उसका पीछा करने वाला शख्स बाहर नहीं आता तो वे गुस्से में अपनी पावर रिलीज करता है और कहता है कि ये बात मैं दोबारा नहीं कहूंगा। और अपनी पावर की मदद से जो शख्स उसका पीछा कर रहा होता है वह उसके कपड़े को हटाकर उसका चेहरा निकालता है। वह शख्स डर के मारे जियोन के सामने गिर जाता है और कहता है कि आपने ये कैसे किया। जियोन उससे कहता है कि अब इसके अलावा मैं एक और कमीशन जोड़ूंगा। लॉर्ड्स कैसल के अंदर चल रही मर्सनरी की भर्ती के अलावा तुम लोगों को मुझे बताना होगा कि इस शहर में 6 सर वाले जानवर के टैटू को रखने वाले लोग इस जगह पे कहाँ पे रहते हैं। तुम तो पूरे एम्पायर के बेस्ट इन्फॉर्मेशन गिल्ड से हो ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा सवाल का जवाब देने में ज्यादा समय नहीं लगाओगे। वह लड़का जियोन से कहता है कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चला। तो हाँ यार, आज के पार्ट में बस इतना ही। इस मांगा को मेरे किसी सब्सक्राइबर ने रिकमेंड किया था और ये मांगा अगर आपको पसंद आती है तो इसका अगला पार्ट के लिए कमेंट कर देना। मैं इसके अगले पार्ट को जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे थोड़ा बहुत मोटिवेट मिले। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए सायोनारा।